हीरो। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नया सवेरा के बेहद ही खास अंक को लेकर, जिसमें होगा नया तेवर और नया क्लेवर और देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर नजर होगी अगले 1 घंटे। जहां नजर होगी कुछ मेजर खबरों पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही साथ इस सम्मेलन की थीम रखी गई है दी इंडियन एरा, जहां ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा तिरुपति के लड्डू प्रसाद विवाद की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। इसके अलावा खबरें और भी होंगी देश और दुनिया से जुड़ी हुई, और मेरा साथ देंगी इस 1 घंटे मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना। जैसा कि भावना ने कहा, इन तमाम खबरों पर तो नजर रहेगी, लेकिन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने वाले हैं, उसको लेकर भी करेंगे खास बात। और जिस तरह से आर्थिक जगत की ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इंटर्नशिप कैसे दशहरा के दिन तमाम जो युवा हैं उन्हें एक सौगात मिलने वाली है, इस पर भी होगी बात। साथ ही जानेंगे कि खेल जगत और अखबारों की सुर्खियों में आपके लिए क्या कुछ खास है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए पहले निगाह डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की चुनौतियों पर होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को करेंगे संबोधित। क्षेत्रीय संवाद में चर्चा के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर रहेगा जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका दौरा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या से करेंगे मुलाकात। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जो बाइडेन का बड़ा बयान। कहा, ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर उनका प्रशासन कर रहा है चर्चा। खेल की खबरों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज अपने अभियान की करेगा शुरुआत। न्यूजीलैंड से होगा पहला मुकाबला। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करने वाले हैं। इसमें लगभग 150 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद और नीति निर्माता भारत और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने जो तमाम मुद्दे खड़े हैं उन पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। इस सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन रविवार तक किया जाएगा। इस साल इसका फोकस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए निहितार्थ, और साथ ही भारत और मध्यम आय की जाल, नौकरियां और कौशल, और साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और सार्वजनिक नीति डिजाइन और लचीलेपन जैसे बनाए रखने के लिए नीति कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषय शामिल हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करने वाले हैं। और ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण के तमाम जो देश हैं, कैसे भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर एक सेतु की भूमिका निभाएगा, ये इस मंच से सामने आएगा। वहीं सम्मेलन में होने वाली जो तमाम चर्चाएं हैं वो IMF के साथ साथ जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की जो आगामी वार्षिक बैठकें होने वाली है, वहीं COP29 और ब्राजील के G20 नेताओं की घोषणा पत्र के अग्रदूत के रूप में जो ये पूरी कॉन्क्लेव है वो काम करेगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को संबोधित करेंगे। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन कर रहा है। इस दौरान कल इंडो पैसिफिक में समग्र समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। कल सम्मेलन के दौरान फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आए विद्वानों और प्रतिनिधियों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा पर अपने विचार रखे।
कल सम्मेलन में चौपाल की चर्चा सत्र के दौरान नौवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। तो केंद्र सरकार की बात करते हैं, जिसने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया। कल कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्गीय परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 1,01,331 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन फैसलों से अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ ही कृषि उन्नत योजना को भी मंजूरी दी है। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज़ बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। इन दोनों योजनाओं के लिए 1,03,21 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना काफी अहम है। दोनों योजनाएं कृषि उत्पादकता और मध्यम वर्गीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए अहम है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जाएगा। इसमें खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। योजना के तहत कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें कृषि के लिए उन्नत तकनीक पर फोकस है, तो साथ ही डिजिटल तकनीक और एआई के इस्तेमाल पर भी फोकस है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के जरिए किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मृदा स्वास्थ्य और मृदा उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का सरसों हो गई, आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए टोटल 10,103 करोड़ रुपीस। Oil seeds, basically edible oils, form a very important component of our food security. For every middle class family, for every low income family, it's a very important component, very important annual or monthly expenditure item. इसमें हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस को स्टेबलाइज करें और जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है देश में, उसको कैसे हम मीट करें अपनी खुद के प्रोडक्शन से। कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर है। खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन में खाद्य तेल की खेती के लिए क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास होगा। वर्ष 2031 तक खाद्य तेल का उत्पादन 20.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर इन दोनों योजनाओं में कृषि के अलग अलग पहलुओं को शामिल करके किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इन फैसलों से राष्ट्र का जो अन्नदाता है यानी कि किसान एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने वाली चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी और इस पर 63,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे। वहीं रेल कर्मियों को बोनस के लिए 2029 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी सरकार शहरों के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित कर रही है। इस दिशा में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में चेन्नई मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दी गई है। इस मेट्रो फेज में कुल 3 कॉरिडोर होंगे, जिसकी लंबाई करीब 119 किलोमीटर होगी और इस फेज के तहत 128 स्टेशन बनाए जाएंगे।
इसके लिए कुल 63,246 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मेट्रो फेज के जरिए उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक चेन्नई को आपस में जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार का चेन्नई मेट्रो के फेज 2 की मंजूरी के लिए आभार जताया है। फेज 2 के पूरा हो जाने पर चेन्नई में मेट्रो कुल 173 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। चेन्नई मेट्रो का फेज 2 कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। The phase 2 of Chennai Metro has been approved by the Union Cabinet, chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, at a project cost of 63,246 crore rupees. And the population of the city is likely to grow to 1.8 crore by 2048. So it's very important that we create the infrastructure which is required for the city right now. And that's why a comprehensive mobility plan was approved, was prepared, and this plan identified the new mass transit corridors which will be required in the city of Chennai. इससे चेन्नई के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा। एक अन्य अहम फैसले में कैबिनेट ने रेल कर्मियों के लिए कुल 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दी है। इस फैसले से 11,72,240 रेल कर्मियों को फायदा होगा। रेल कर्मियों को बोनस के लिए 2,029 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बंदरगाह के कर्मचारियों के हितों के लिए भी अहम फैसला लिया है। कुल 198 करोड़ रुपए को इन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन रिवार्ड के तौर पर 198 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है। दो बड़े फैसले लिए गए। पहला पोर्ट एम्प्लॉयज के लिए, जो करीब 20,700 के आसपास पोर्ट एम्प्लॉयज हैं, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज में, डॉक लेबर बोर्ड में, इन सब के बेनिफिट के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम बनाई गई है। सेकंड है रेलवे एम्प्लॉयज के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। 2,029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है, लेकिन कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है in recognition of all the good work that railway employees are doing. As on today, this number is 58,642 vacancies पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले में एनर्जी एफिशिएंसी हब में भारत के शामिल होने को भी मंजूरी दी है। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से श्रीलंका के दौरे पर रहने वाले हैं और अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान वो नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दसनायके और प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया से मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा आपसी लाभ के लिए दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपको बता दें कि श्रीलंका में नई सरकार के गठन के बाद जयशंकर की पड़ोसी मुल्क की यह पहली यात्रा होगी। डॉक्टर एस जयशंकर और उनका प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात के साथ भी बैठक करेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का श्रीलंका का। और हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। अक्षय, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। विदेश मंत्री आज श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी होने वाली है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से श्रीलंका एक आर्थिक संकट के साथ गुजरा है और जब नई सरकार अब आई है तो नई चुनौतियों के साथ उसको आगे श्रीलंका के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर भारत और श्रीलंका के रिश्तों के बारे में देखें तो जब भी श्रीलंका पे संकट आया भारत ने हमेशा उसकी मदद की है। अब जब विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं तो इन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आगे राह कैसे पकड़ी जाएगी?
बिल्कुल आपने ठीक कहा भावना की जिस तरह से जब भी भारत के किसी भी पड़ोसी मुल्क में पड़ोसी देश में किसी भी तरह का संकट रहा है, चाहे वो मालदीव में पानी का संकट हो, श्रीलंका में आर्थिक संकट हो या फिर बांग्लादेश के जो पिछले संकट जिस तरह से हमने देखे आर्थिक संकट या फिर अन्य तरह की जो समस्याएं रही है, भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में शुरू की थी, उसके तहत हर बार काफी संजीदगी से भारत ने सभी देशों की मदद की है। श्रीलंका में सरकार में बदलाव हुआ है। जो पहले दो ट्रेडिशनल सरकारें रहती थी, दो ट्रेडिशनल प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति रहते थे, उनसे उलट अब की बार एक नई सरकार का गठन श्रीलंका में हुआ है। ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है और इसी के साथ भारत भी उम्मीद यही लगा रहा है कि दोनों देशों के जो संबंध है उसमें एक और एक गर्मजोशी लाई जाए, उसमें उनको और ज्यादा उसमें बढ़ावा दिया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। श्रीलंका में न सिर्फ सरकार भावना बल्कि जो वहाँ की आवाम भी है, जो वहाँ की जनता भी है, उनके जो पर्सपेक्टिव है भारत को लेकर या फिर उनकी जो सोच है भारत को लेकर, उसमें काफी ज्यादा बदलाव हमने देखा है पिछले कुछ सालों में हुआ है। और खास तौर पे तब जब श्रीलंका में एक ऐसा आर्थिक संकट था जब कोई श्रीलंका की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। चीन ने भी अपने कदम हटा लिए थे, पीछे कर लिए थे। बाकी अन्य जो देश थे दुनिया भर के, वो भी जब दूर खड़े होकर इस संकट को देख रहे थे, तो भारत ने ही सबसे पहले पहल करके हर वो चीज मुहैया कराई जिसकी श्रीलंका को जरूरत थी। और भारत की मदद से ही चाहे वो आर्थिक संकट हो या फिर अन्य तरह की जो समस्या है, उससे श्रीलंका उभरने में कामयाब रहा। और इस बात को लेकर एक पर्सपेक्टिव काफी भारत के लिए श्रीलंका में बदला है, काफी पॉजिटिव उसमें बढ़त हुई है। और यही चीज भारत की सरकार उसको और ज्यादा बढ़ाना चाहती है और इसीलिए जो हमारे विदेश मंत्री है, उनका दौरा दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊंचाई लेकर आएगा। अक्षय, ये कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसी जो हैं वो चुन नहीं सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आते हैं और श्रीलंका एक बहुत अहम पड़ोसी देश है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वामपंथ के एक बड़े नेता के रूप में जो अब राष्ट्रपति बने हैं श्रीलंका के, वो जाने जाते हैं पहला वामपंथी नेता जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हुआ है। उस लिहाज से भारत की तरफ उनका दृष्टिकोण क्या रहने वाला है, ये इस बार के दौरे से बहुत हद तक साफ हो जाएगा। बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अगर बात की जाए वामपंथ की, तो कभी भी भारत की जो विदेश नीति है वो इंटरनल पॉलिटिक्स किसी भी देश की हो, खास तौर पे पड़ोसी जो मुल्क है, उसमें कभी दखलंदाजी नहीं करती। श्रीलंका के लोगों का ये मैंडेट रहा है, जो उन्होंने सरकार चुनी है। भारत एक अच्छे पड़ोसी देश की तरह हमेशा वही मदद मुहैया कराता रहेगा जो उसने पहले कराई है। भारत खुद एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर खुद कई बार कई जो सरकारी पहलू है उसमें देखा जाता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं एक पेरेंट बनकर लोगों की मदद करती रही है। तो कई सारे सोशलिस्ट जो आइडियाज है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्बाइब्ड है और इसी चीज का रियलाइजेशन श्रीलंका में भी है। और जिस तरह से भारत ने आगे बढ़ के मदद की, चाहे वो वामपंथ की सरकार हो या फिर पिछली सरकारें, सभी ये चीज रियलाइज करते हैं कि भारत एक संजीदा पड़ोसी मुल्क है, एक अच्छा दोस्त है। और किसी भी संकट की घड़ी हो या फिर किसी भी खुशी घड़ी हो, भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ खड़ा है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स में दखलंदाजी का तो मतलब ही नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और हमेशा ये टाइम टेस्टेड जो फ्रेंडशिप है, इसी को आगे बढ़ाने का काम डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा आगे किया जाएगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर एस जयशंकर की ये श्रीलंका यात्रा कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को और मजबूत देती हुई नजर आएगी। फिलहाल अक्षय, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और इस यात्रा से जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट्स भी हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर। आप देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति आज माउंट आबू में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाली है। यह आयोजन प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा धूनी दर्शन के लिए मानगढ़ धाम का भी राष्ट्रपति दौरा करेंगे। राष्ट्रपति राजस्थान सरकार द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। और अब बात करते हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की, जो कि गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। नवरात्रि के अवसर पर गरबा कार्यक्रमों में भाग लेंगे और सबसे पहले गृह मंत्री हीरामणि आरोग्यधाम डे केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ भी करेंगे। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह गांधीनगर नगर निगम के कई विकासात्मक कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले, जिसमें सेक्टर 30 उद्यान का उद्घाटन और पेथापुर चंद्रसर में तालाब का उद्घाटन शामिल है। अमित शाह मानसा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे। सारी सुविधाओं और 421 बिस्तर वाला ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। केंद्रीय मंत्री नवरात्रि के पावन अवसर पर बहुचराजी माताजी मंदिर में दर्शन और पूजन करने वाले हैं और बोर्ड देव वार्ड में रास गरबा महोत्सव में भी भाग लेंगे। और बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम मामले पर सुनवाई होने वाली है। जी हां, तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और पहले इस मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या इस मामले में राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच जारी रहनी चाहिए या फिर जांच का जिम्मा किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दिया जाए। तो तिरुपति लड्डू मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पहले कल होनी थी, लेकिन उसे आज के लिए टाल दिया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर के रवैये पर सवाल उठाते हुए कई बातें कही गई थी और इसमें उनके रवैये पर उठाए गए थे सवाल। और अब बात बिहार में बाढ़ से जुड़ी हुई, जिसकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि प्रमुख नदियां गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से 31 टीमें तैनात हैं। 3.5 लाख से अधिक आबादी को बचाया जा चुका है और सुरक्षित स्थानों पर आश्रय दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानेंगे और इस दौरान वो सामुदायिक किचन और ड्राइव फूड पैकिंग का भी निरीक्षण करने वाले हैं। इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करने वाले हैं। दरअसल अब तक 13 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, अररिया, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने कल अधिकांश प्रभावित स्थानों पर सूखे राशन के पैकेट का वितरण किया। बाढ़ से प्रभावित आबादी को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है और जरूरत के अनुसार पॉलिथीन शीट और नावों की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बीच कृषि विभाग ने बाढ़ प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्षतिग्रस्त फसल का आकलन भी शुरू कर दिया है। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़े। मधुरेश, खास तौर पर अगर देखें तो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब बाढ़ से स्थिति थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है जब हम बिहार की बात करते हैं, लेकिन प्रमुख नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर हैं। जो तमाम राहत शिविर बनाए गए हैं, राज्य सरकार किस तरह वहाँ लोगों का ख्याल रख रही है और जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता किस तरह से सुनिश्चित की जा रही है? देखिए, ज़रूरी चीज़ें में सबसे पहले ज़रूरी है खाना और रहने के लिए घर।
तो स्थायी घर तो संभव नहीं है इस बाढ़ में लोगों को उपलब्ध कराना, तो प्लास्टिक शीट्स वगैरह दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो स्कूल्स जो फ्लड से बाहर हैं वहां पे रहने की व्यवस्था उनकी की गई है। जो पीएचसी है वहां पे भी उनके रहने की व्यवस्था की गई है, साथ ही उनके मवेशियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। 3 वक्त का खाना सरकार सामुदायिक किचन के माध्यम से उन्हें मुहैया करा रही है। इसके अलावा भी जो भी अन्य जरूरत की चीजें हैं वो सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा वो मुहैया कराया जा रहा है। अब जो सबसे बड़ी परेशानी उनके सामने है वो ये है कि अब बाढ़ का पानी नीचे आ गया है, और बाढ़ का पानी नीचे आने के बाद जब वो गांव में जा रहे हैं तो उनके घरों में जो गाद होता है, जो नदी के साथ बह के शिल्ट आता है, वो बिल्कुल जमा हो गया है। कई घर टूट गए हैं। अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये सुपौल सहरसा हाईवे है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज से 2 दिन पहले लगभग 1.5 फीट तक पानी था, लेकिन अभी जमीन बिल्कुल सूखी हुई है और लोग यहाँ पे आराम से अपना आ जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जल स्तर तो कम हुआ ही है, लेकिन जो बाढ़ग्रस्त इलाका था, जो तटबंध के अंदर का इलाका था, वहां के लोगों की परेशानी अब शुरू हुई है, क्योंकि उनके घर टूट गए हैं, घरों में गाद जमा है। इसके बाद में सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। दूसरी बात, पानी सूखने के बाद एक अजीब सी बदबू वहां आ रही है, जिससे महामारी का खतरा है। हालांकि जिला प्रशासन ब्लीचिंग पाउडर, चूने वगैरह का छिड़काव लगातार कर रहा है। इसके साथ ही गांव-गांव में हेल्थ टीम जो है वो बना करके लोग घूम रहे हैं। जो जिला प्रशासन के द्वारा लोग हैं वो पीएचसी के लोग हैं, वो वहां पे घूम रहे हैं। इसके साथ ही डायरिया, डिसेंट्री, पेन किलर और भी कोई जो जरूरत ऐसी है तो उसकी हिसाब से लोगों को दवा दे रहे हैं। इस जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसमें कई महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, और वो उनको अस्पताल ले जाने की भी व्यवस्था की जा रही है, या अगर अभी अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है तो अभी कैसे उनका प्रॉपर केयर किया जाए, इसके बारे में भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जी मधुरेश, हालांकि आपने बताया कि बाढ़ की स्थिति में तो सुधार है, लेकिन जो क्षति पहुंची है उससे ट्रैक पर वापस लाने में समय लग जाएगा। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति क्या है? क्या स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं? और जिस तरीके से जो नदियां उफान पर थी, क्या उनका जलस्तर कुछ कम हुआ है? साथ ही साथ जो तटबंध टूटे थे और गांव का सड़कों से संपर्क टूट गया था, उसकी मरम्मत के लिए किस तरीके का काम चल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जो जल संसाधन विभाग है वो तटबंधों की मरम्मत में तत्काल लग गया था, और लगभग जो तटबंध टूटे थे उनकी मरम्मत कर ली गई है। और वहीं जो सड़कें टूट गई थी, रन ऑफ वाटर रन ऑफ में वो बह गया था, और तो उसकी भी मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन हालांकि जब तक पानी पूरी तरीके से निकल नहीं जाता है उसकी मरम्मत करना अभी बिल्कुल पुख्ते तरीके पे संभव भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करें जो गांव में जो लोग रह रहे हैं या जो गांव से निकल करके सुरक्षित स्थान पर नहीं गए थे, तो उनके सामने अभी समस्या ये है कि वो गांव से निकल करके अब दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो जिला प्रशासन है वो उनकी मदद कर रहा है। और जैसे कुछ गांव है जहां पे पानी निकल गया है, कुछ गांव है जहां पे पानी अभी भी है, तो वहां पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पे मदद पहुंचा रही है। जहां तक बात करें नदियों के जल स्तर की, तो नदियों का जल स्तर निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन कल नेपाल में लगभग 24 घंटे में लगभग 50 mm के आसपास बारिश हुई है। तो जब नेपाल में जो बारिश हुई है 50 mm, ये पानी जब वापस नदियों में आएगा तो फिर एक बार जो स्थिति है वो डमाडोल होने की संभावना है। लेकिन जिला प्रशासन और जो सरकार है वो पहले से मुस्तैद है, और जैसा कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री आज खुद आ रहे हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसका भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो समझ में जो आ रहा है कि वो चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी और लोगों को जो मदद है वो पहुंचाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि जो तमाम विस्थापित हैं उनका जो जीवन है वो वापस ट्रैक पर आए। हालांकि नेपाल भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, जिसका असर रिपलिंग इफेक्ट बिहार पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रों की। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जहां आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। बिल्कुल। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई और आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जो उनकी पूजा अर्चना होती है। देखिए उससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। माता ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। क्यों पड़ा माँ का नाम ब्रह्मचारिणी और कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। दधाना कर पद्मनाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्चारिणी। तप मना होता कष्ट पाना। माँ भगवती प्रामा जगदम्बा ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य रह करके, साधारण अवस्था में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। अतः इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का जो भी भक्तिपूर्वक ध्यान करता है, विद्यावान विद्या को प्राप्त होता है, यशोवान यश को, धनवान धन की प्राप्ति होती है। अतः नियम संयम में रहते हुए ब्रह्मचारिणी का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी माँ को भोग स्वरूप पंचामृत और मिठाई एवं गुड़ चीनी का भोग लगाएं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप कर माता की आरती करें। देश भर के मंदिरों में माता के 9 दिनों का उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर माँ के जयकारे और मंत्रों से गूंज उठा है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी के सौम्य स्वरूप की आराधना कीजिए और जाकर माँ के चरणों में अपने सारे दुख सौंप दीजिए। यकीनन आपको बेहद शांति मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। एक बार फिर आप सभी को द्वितीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, TT न्यूज़, दिल्ली। और कैसे हैं मंदिर के नज़ारे और कैसे लग रहे हैं माँ के जयकारे, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली के छतरपुर मंदिर, जहां हमारी सहयोगी डॉक्टर सुयश शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर सुयश, एक बार फिर आपको जय माता दी। और आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जा रही है, आराधना की जा रही है। माँ त्याग की प्रतिमूर्ति हैं और किस तरीके से वहाँ जयकारे लगाए जा रहे हैं। कल आप झंडेवालान मंदिर में थी, आज छतरपुर मंदिर के नज़ारे दिखा दीजिए।
जय माता की। सबसे पहले भावना आपको और दर्शकों को मैं दर्शन कराना चाहूँगी। आप देखिए माँ कात्यायनी के दर्शन कीजिए। शारदीय नवरात्रि का आज द्वितीय दिन है और माँ के 9 रूपों में से आज द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना सुबह से ही भक्तगण कर रहे हैं। और अगर मैं माँ अभी आज छतरपुर मंदिर की बात करूँ तो आप देख रहे हैं भक्त सुबह से आशीर्वाद पाने आ रहे हैं और माँ के रूप का वर्णन तो शब्दों में बयां करना आसान ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि माँ का रूप इतना सुंदर है कि आप देखिए जैसे वो महिषासुर का जो वध कर रही हैं, मानो जो भी भक्त आ रहे हैं उनके जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उन सभी को माँ हरने का काम कर रही हैं और साथ में आशीर्वाद दे रही हैं। उन्हीं के आगे अगर आप देखेंगी तो पंचमुखी महादेव हैं, उनका आशीर्वाद भी भक्तों को मिल रहा है। आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त के साथ में ही जो शुरुआत हुई है आरती और उसके बाद में ही जब यहाँ भक्त आना शुरू हुए हैं तो भजनों में नृत्य करना, यहाँ बैठकर कुछ देर शांति, क्योंकि इस प्रांगण की में जब हम आ जाते हैं तो कुछ कहने और सुनने को बचता नहीं है, सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं और हमारी भावनाएं माँ तक पहुँचती रहती हैं। अधरों पे मुस्कान, आंखों में आंसू, यही भक्ति भाव यहाँ पर प्रत्येक भक्त के अंदर है। मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कहूँगी, देखिए यहाँ जो भक्त बैठे हुए हैं वो आँख बंद करके, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, छोटे छोटे बच्चे भी आज सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ माँ का आशीर्वाद पाने के लिए आ रहे हैं। बस आंख बंद करके माँ का ध्यान कर रहे हैं कि कुछ देर यहाँ पर बैठे। और एक कहा कहते भी हैं ना, जब आप माँ के मंदिर में होते हैं या जब प्रांगण में पहुँच जाते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपके ध्यान में कुछ नहीं रहता। वो जो एहसास होता है, वो जो अनुभव होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। और आज यहाँ सुबह से भक्त आ रहे, छोटे छोटे से भक्त आ रहे हैं, छोटी कन्याएं आ रही हैं माँ की पूजा अर्चना करने के लिए। सुबह से ही यहाँ भीड़ लगी हुई है, माँ ब्रह्मचारिणी की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये 9 दिन का जो पर्व है भावना, ये पूरे ही देश में बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं और प्रत्येक हम सभी इंतजार करते हैं 6 महीने कि अब जब माँ के ये 9 दिन आएंगे तो हम फिर से उस उत्सव को मनाएंगे। आज जब यहाँ की बात करूँ तो आज सुबह से आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। माँ का स्वरूप आप देखिए, सुंदर फूलों से उनका सजाया गया है। ऊपर जो है जो गुलाबी, लाल, और क्योंकि आज ब्रह्मचारिणी का दिन है और हरा है तो साथ में नीचे से हरे की भी जो माला का जो दिया गया है, पहनाई गई है जो सुंदर सी माला, और साथ में कलश स्थापना भी की गई थी यहाँ कल। तो आप देख रहे हैं जो घट या कलश सामने रखे हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद लोग सुबह से ले रहे हैं, भक्त आ रहे हैं और यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की आराधना कर रहे हैं और साथ में माँ कात्यायनी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो इन्हें यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं पंचमुखी महादेव के, तो वो तो कहते हैं ना कि जब आप जाइए तो हमारे एक काम करने जाते हैं और 2 काम साथ में हो जाते हैं, तो वही यहाँ पर हो रहा है कि माँ के दर्शन कर रहे हैं और अद्भुत पंचमुखी महादेव के भी दर्शन हो रहे हैं। जी सुरेश, और महाल्या की भी शुरुआत हुई है। महाल्या यानी माँ का मायका, माँ अपने घर आई हैं और जितनी खुशी माँ को यहाँ आने की होती है उससे ज़्यादा खुशी भक्तजनों को माँ से प्यार मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इन तमाम जानकारियों के लिए और घर बैठे उन सभी लोगों को माँ छतरपुर के दर्शन करवाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। मिर्ज़ापुर ज़िले के कछुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल देर रात करीब 1 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। और इस सड़क हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 10 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर पर कुल 13 लोग सवार थे। छत की ढलाई कर वापस अपने घर मिर्जा मुराद वाराणसी जा रहे ट्रैक्टर सवार मजदूरों को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। और अब बात अक्टूबर महीने की, जिसके पहले सप्ताह को विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दिशा में नई दिल्ली में वेटलैंड्स फॉर लाइफ का जो 12वां CMS वातावरण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, उसके साथ ही पर्यावरण और वन्य जीवन फोरम का भव्य उद्घाटन किया गया। और ये महोत्सव पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन में वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित रहा। देखते हैं DD न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अक्टूबर के पहले सप्ताह को विश्व वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसी दिशा में नई दिल्ली में वेटलैंड्स फॉर लाइफ और 12वें CMS वातावरण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ पर्यावरण एवं वन्यजीव फोरम का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण रहा। We are also celebrating Wildlife Week. So this coincidence is valuable because wetlands are not only connected to us, but wetlands are connected to the wildlife. पिछले 50 वर्षों में विश्व की लगभग 35% आर्द्र भूमि खत्म हो चुकी है। भारत सरकार की ओर से अपर सचिव अमनदीप गर्ग ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण में समुदायों की भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, हमारी सामुदायिक सहभागिता आर्द्र भूमि संरक्षण के केंद्र में है और ये महोत्सव उस साझा प्रयास का एक सशक्त मंच है। 35% of the world's wetlands have been lost in the last 50 years. India's wetlands too are under significant pressure from the human activities. Yet these obstacles can be overcome. Together as a nation, we have the power and responsibility to rise to the occasion. ये महोत्सव फरवरी 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर इंदौर, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, जिसके बाद लखनऊ और शिमला में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में होने वाले समापन समारोह में 2705 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे और 1400 मिनट से अधिक समय तक प्रभावशाली कहानी सुनाई जाएगी। In the 12th edition, we got 800 films from 70 countries and 21 states of India. All these films were reviewed in a 3-tier process. First process was done by CMS, and the second 60 were shortlisted and given to the nomination. And the nominated films were then again given to another panel of experts who looked at and gave some awards. All the nominated films will be shown at the festival. ये कार्यक्रम भारत और जर्मनी के बीच वेटलैंड्स प्रबंधन के लिए चल रहे इंडो जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर जर्मन दूतावास नई दिल्ली में जलवायु और पर्यावरण विभाग की प्रमुख ताइना ड्यूकॉफ ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंध और साझा प्रतिबद्धता दिख रही है। I'm very happy with the progress, especially this project is one of our long-standing cooperation. It's part of the Green and Sustainable Development Partnership between India and Germany, and this is extremely important for us. भारत में 7,57,060 से ज्यादा वेटलैंड्स हैं, जो 15.3 मिलियन हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जिनमें झीलें, नदियां, दलदल और जलाशय शामिल हैं। अनिल थॉमस की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और समाचार पत्रों की अहम सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों में प्रकाशित मुख्य खबरें जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में प्रकाशित किया गया है?
सुप्रभात भावना और आंचल। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए गए फैसले के साथ, जिसे आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और इसी फैसले में एक महत्वपूर्ण फैसला है बांग्ला, मराठी और असमिया को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। जी हां, इसे जनसत्ता अखबार ने प्रमुखता के साथ हेडलाइन के साथ लिया है और अन्य अखबारों ने भी स्थान दिया इस खबर को। आपको बता दें कि विरासत के संरक्षक के रूप में शास्त्रीय भाषाएं काम करती है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो फैसले, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई और उनके नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता अटूट रही है और इसी की कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। एक और खबर की बात करते हैं जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, कल यहां चुनाव प्रचार थम गया है और जनसत्ता अखबार ने आज पहले पेज पर लिखा है कि सैनी, हुड्डा, विज, विनेश समेत 1000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और साथ ही साथ लिखा है कि भाजपा ने कांग्रेस से 2 गुनी अधिक चुनावी रैलियां की है। अन्य कॉलम के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। एक और खबर आपको बताते हैं, चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के माध्यम से हिंदुस्तान अखबार ने प्रकाशित किया और बताया है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें तीसरे चरण में महिलाओं ने अधिक वोट डाले हैं और लिखा है कि ये जो आंकड़े हैं इसके मुताबिक राज्य में तीसरे चरण में 69.69% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत अधिक रहा है। अगली खबर है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन कानून में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहा है। इससे जुड़ी हुई खबर जिसे दैनिक जागरण अखबार ने लिया है और लिखा है कि 1 साल में निपटाना होगा दुर्घटना में मुआवजे का दावा। साथ ही साथ 67 ऐसे संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जिस पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। तो इस खबर को भी आज प्रकाशित किया। लिखा है कि स्कूल बसों पर सख्ती की तैयारी है, साथ ही साथ किस तरह से हाईवे पर गति घटाने और ट्रांसपोर्ट वाहनों पर पाबंदी को लेकर राज्यों को केंद्र से इजाजत भी लेनी होगी इस संशोधन के मुताबिक। एक और खबर की बात करते हैं जिसे नवभारत टाइम्स ने आज पहले पेज पर लिया है। अन्य अखबारों में भी प्रमुखता के साथ ये खबर प्रकाशित की गई है और लिखा है कि युद्ध की आहट से बाजार धड़ाम। जी हां, शेयर मार्केट में गिरावट का लगातार चौथा दिन रहा और एक्सपर्ट ने इसमें कहा है कि मिडिल ईस्ट के हालात का असर दिख रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि हमास सरकार का चीफ हमलों में ढेर हो चुका है और बेरूत में इजरायली हमले, 9 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। तो इस खबर को लिया गया है। चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं जिसमें लेबनान में डटे हैं भारतीय शांति सैनिक और इसकी यूएन ने तारीफ की है। जी हां, इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली ब्लू लाइन पर तैनात हैं 900 भारतीय सैनिक और जिसको लेकर के यूएन ने भारत की प्रशंसा की है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई आज के अखबारों में यह खास और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इन तमाम अखबारों की सुर्खियों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक समेट कर लाने के लिए। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। चलिए उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। हमारे खास सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों में। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर रात भर हमले किए। हमले में 9 लोगों की मौत। लेबनानी सेना ने कल पहली बार इजरायली सैनिकों पर की गोलीबारी। इसमें लेबनानी सेना के 2 सैनिकों की मौत। ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उनका प्रशासन ईरान के तेल संयंत्रों पर संभावित इजरायली हमलों पर चर्चा कर रहा है। कोंगो में किवू झील में नाव पलटने से 78 लोगों की मौत। दक्षिण किवू प्रांत में मिनोवा में 278 यात्रियों को लेकर ये नाव गोमा जा रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की। अंदाज रहेगा फटाफट।
सेबी ने निवेशकों की भागीदारी और निवेश साधनों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए निजी तौर पर रखे गए ढांचागत निवेश ट्रस्ट के लेन देन आकार में बड़ी कटौती करते हुए इसे 25 लाख रुपए किया। गूगल और अदानी समूह ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की बृहस्पतिवार को घोषणा की है। इससे दोनों के सामूहिक स्थिरता लक्ष्य को आगे बढ़ाने और भारतीय ग्रिड में अधिक स्वच्छ ऊर्जा जोड़ने में मदद मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक का चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में ऋण वितरण 13% बढ़कर 10 लाख करोड़ के पार। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम, जिसमें सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद ने पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। टेक कंपनी गूगल ने एनुअल इवेंट में गूगल पे और गोल्ड लोन सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट का ये 10वां साल। इस इवेंट में जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिंदी और 8 अन्य भारतीय भाषाओं में मिलने की घोषणा भी की गई। कैप्टिव तथा वाणिज्यिक दोनों कोयला ब्लॉकों से कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष में अप्रैल सितंबर अवधि में 32% बढ़कर 7.972 करोड़ टन हो गया है और गत वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में दोनों कोयला ब्लॉक से कोयला उत्पादन 6.052 करोड़ टन था। बीएसएनएल इंडिया ने अपने फाउंडेशन डे पर कार्बन मोबाइल के साथ एमओयू किया साइन। इस एमओयू के तहत बीएसएनएल कार्बन मोबाइल संग साझेदारी कर नए फोन करेगी लॉन्च। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका दौरे पर हैं और इस यात्रा के दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े निवेश फर्मों में से एक कार्लाइल ग्रुप के सह संस्थापक और बोर्ड के सह अध्यक्ष विलियम कॉनवे से मुलाकात की है। ये मुलाकात निवेश साधनों के नए मौके बनाने के साथ साथ भविष्य में देश में पूंजी प्रवाह को और मजबूत करने का काम करेगा। और अब खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया के सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम है। कप्तान फातिमा सना के ऑलराउंड खेल की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रन से दी मात। महिला टी20 विश्व कप में जीत की हासिल। फातिमा ने 20 गेंद पर 30 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट भी चटकाए। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। बांग्लादेश ने रोमांचक मुकाबले में स्कॉटलैंड की महिला टीम को 16 रन से हराने में सफलता हासिल की। रोहित शर्मा का कहना है कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें लगा कि नया जीवन मिल गया। रोहित की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब अपने नाम किया। ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे सत्र के पहले दिन विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। आनंद की टीम गंगा ग्रैंड मास्टर्स को हालांकि सफेद मोहरों से खेलने के बावजूद कार्लसन की एसजी पाइपर्स से 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। चौथी वरीयता प्राप्त गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी को कड़े संघर्ष में शिकस्त दी। और अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन दिवाली पर धमाल मचाने के लिए तैयार। फिल्म का ट्रेलर 7 अक्टूबर को किया जाएगा रिलीज। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म वैटियन द हंटर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और दोनों सुपरस्टार 33 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर आएंगे नजर। निर्माता साजिद अडवाणी ने हाउसफुल 5 की टीम की तस्वीर की शेयर। हाउसफुल 5 6 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म निर्माता करण जौहर ने सोशल मीडिया पोस्ट पर फोटो शेयर कर अपने आने वाली सीरीज की जानकारी दी है। फोटो में द ट्राइब के कलाकार दिखाई दे रहे हैं। ये सीरीज 5 युवा ग्लैमरस और समृद्ध कंटेंट क्रिएटर्स की जिंदगी पर आधारित है। जानते हैं मिजाजी मौसम क्या है।
और नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, और जाने से पहले आइए आपको छोड़ जाते हैं रंगीलो राजस्थान के कालबेलिया डांस की खूबसूरत झलकियों के साथ। बिल्कुल, खमा गणी हुकुम, और इन झलकियों का लीजिए आनंद। और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर,